Actually, world is currently in the grip of COVID pandemic. Rapid changes are seen in all aspect of medical practice throughout the world. ये जो बदलाव है ये सर्जिकल स्पेशलिटीज में भी आए हैं. हम लोग बीइंग ए सर्जन कोशिश कर रहे हैं कि प्रायोरिटाइज कर रहे हैं अपना पेशेंट्स को, जिसको इमरजेंसी सेमी इमरजेंसी केयर देना उन्हीं को एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं. और रिलेक्टिव सर्जरीज है उनको हम अभी ऑपरेशन से रोक रहे हैं टू सेव द मैन पावर एंड आवर रिसोर्सेज. बट ये जो पॉलिसीज है, रिकमेंडेशंस है, इसके बारे में क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, सर्जन्स को एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए, कोविड टेस्ट कराना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके बारे में कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस अवेलेबल नहीं है. इसके बारे में आज मैं डॉक्टर संजय सुरेखा यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ. मेरे साथ डॉक्टर जयेश है जो न्यूरो सर्जन है. ये अपना एमिनेंट पैनल्स ऑफ सर्जन्स के साथ बातें करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी ग्रेटफुल our speakers, eminent speakers. हमारे साथ है प्रोफेसर राजन सक्सेना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोसर्जरी, प्रोफेसर S.K. मिश्रा, डीन एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइन सर्जरी, एंड प्रोफेसर अनिल श्रीवास्तव, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांटेशन. सो हम राजन सर आपसे एक स्टार्ट करेंगे. तो ये जो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ आउटब्रेक ऑफ दिस कोरोना इन्फेक्शन ऑन द करंट एडमिशन पॉलिसी in SGPGI? In other word, आपका क्या सजेशन है कि ये जो कोरोना इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है उसके लिए एडमिशन पॉलिसी जो SGPGI ने रिस्ट्रिक्ट करी है तो वो क्यों करी? देखिए, कुछ पहलू मैं बताना चाहूँगा कि एडमिशन पॉलिसी रिस्ट्रिक्ट करने के माने क्या है. यहाँ पे इलेक्टिव सर्जरी बंद कर दी गई है फिलहाल. सिर्फ केवल इमरजेंसी सर्जरी करी जा रही है जो बिल्कुल ज़रूरी है जीवन बचाने के लिए. और ये पेशेंट इमरजेंसी का जो हमारे पास आता है, अगर इसका हम पूरी हिस्ट्री नहीं लेते हैं तो इसमें गड़बड़ी होने की संभावना है. आपने पढ़ा होगा अखबार में, पुणे में एक हादसा हुआ, एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के आदमी को ऑपरेट करना पड़ा इमरजेंसी में, आँख काट के निकाली गई. उसकी ट्रैवल हिस्ट्री में उसने कुछ नहीं बताया, छुपा गया. बाद में खुला कि ये कंटेमिनेटेड पेशेंट था जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री पॉजिटिव थी, ये एक जमात से होके आया था और ये कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुआ. इसका असर क्या हुआ? अस्पताल के 40 डॉक्टर्स और नर्सेज पहले दिन और 40 और उसके बाद में 80 लोग जो इसके कांटेक्ट में आए थे, इनको सबको क्वारंटीन करना पड़ा. आप ये सोचिए कि पिंपरी के उस अस्पताल में कितनी मैन पावर सरप्लस होगी कि 40 और 40 80 लोग सडनली बाहर कर दिए जाए तो अस्पताल में बाकी रोगियों को क्या होगा, कैसे उनका सुचारू रूप से इलाज किया जाएगा, संभव नहीं है. ये चीज देखते हुए यहाँ फैसला लिया गया कि केवल इमरजेंसी सर्जरी करेंगे इस पीरियड में. पैंडेमिक का पीरियड है, इस समय जो चीज इंतजार कर सकती है उसको इंतजार कराया जाएगा. लेकिन कुछ पेशेंट्स जैसे कैंसर के पेशेंट्स, जो रिसेक्टेबल ट्रीटेबल कैंसर के पेशेंट्स हैं, जिनको अगर आप उनकी सर्जरी में विलंब करेंगे तो उनके क्योर होने की संभावना कम होती चली जाती है, उनको सेमी इमरजेंसी केस की बेसिस पे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं. जो बिनाइन डिजीजेस हैं, जिनमें 1 महीना 2 महीना या 3 महीना वेट करने के बाद भी ऑपरेशन करेंगे तो उसका जीवन खतरे में नहीं आएगा पेशेंट का, उनको अभी सबको होल्ड पे रखा हुआ है. और हमारी पॉलिसी ये है कि जब कोई पेशेंट इमरजेंसी के लिए आएगा तो थिएटर में ले जाते हैं तो एक पेशेंट के साथ में उस समय पूरे के पूरे थिएटर का स्टाफ जो इन्वॉल्व होता है वो करीब 20 लोग होते हैं. पहले कर्मचारी से लेके सर्जन, एनेस्थीसिया, नर्सेज, टेक्नीशियन सबको मिला रहे तो 20 लोग एक्सपोज होते हैं उस पेशेंट को. अगर पेशेंट का कोविड स्टेटस हमें नहीं मालूम है या कुछ भी संशय है कि इसके सिम्टम्स पॉइंट कर रहे हैं और उस समय कोविड टेस्ट मिलने की संभावना नहीं है किसी भी वजह से, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये पेशेंट कोविड से संक्रमित है और उसके सुचारू प्रिकॉशन दिए जाएंगे ताकि ये किसी दूसरे पेशेंट को इन्फेक्ट ना करने पाए, किसी हेल्थ केयर वर्कर को इन्फेक्ट ना करने पाए, और इसके प्रोसीजर भी ऐसे चूज किए जाए जिसमें संक्रमण की संभावना नगण्य हो, मिनिमम. अभी हमारी ये पॉलिसी है. डॉक्टर अनिश, जैसे सर ने बताया कि इमरजेंसी पेशेंट हम कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे पेशेंट हो गए जैसे परफोरेशन का पेशेंट हो गया, इंट्रापिनल ब्लीड हो गया, तो इस तरह के इमरजेंसी में पेशेंट आते हैं तो उसके लिए आपकी क्या प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन, क्या प्रिकॉशन
पब्लिक को सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, इमरजेंसीज में भी दो तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कुछ इमरजेंसीज ऐसी हैं, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, जिसमें हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में हम अगर कोविड टेस्ट के लिए सैंपल भेजेंगे, तो अभी जो हमारे पास RT-PCR टेस्ट है, उसमें रिपोर्ट आने में कम से कम 10 घंटा तक लग जाता है। तो अगर हम वेट नहीं कर सकते हैं, तो हमको फौरन उस मरीज को थिएटर में ले जाना है और हमको सारे वही प्रिकॉशन लेने हैं जो एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट के लिए लिए जाने चाहिए, भले ही हमने उसका टेस्ट नहीं किया है। दूसरी सिचुएशन ऐसी आ सकती है जिसमें कि पेशेंट इमरजेंसी में है लेकिन थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, जैसे ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे करके और चीजें असेसमेंट कर सकते हैं, थोड़ा समय दे सकते हैं। उसमें हमें जरूर उतनी देर पे कोविड टेस्ट का रिजल्ट प्राप्त कर लेना चाहिए और उसके हिसाब से उनका ऑपरेशन थिएटर, हम लोग का ऐसा प्लान है कि अगर कोविड पॉजिटिव आता है तो हमें उनको अलग तरह के थिएटर में करना चाहिए। क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वो अभी डॉक्टर सक्सेना आपको बताएंगे, और नॉन कोविड अगर है तो हम उसको रूटीन ऑपरेशन थिएटर में कर सकते हैं। कोविड पेशेंट में मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम उसे कर रहे हैं तो हम इस तरह से प्लान करें, अगर हम सेमी इमरजेंसी बेसिस पे कर रहे हैं या इमरजेंसी में भी है, कि स्टाफ का चेंज ओवर ना हो, क्योंकि ताकि हम मैन पावर और सामान को काफी सेव कर सकें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने बात बताई, बट और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंसेंट, क्योंकि क्या कोरोना के संक्रमित टाइम में क्या हमारी कंसेंट में सर्जरी के लिए क्या इस तरह के पॉइंट्स डालना जरूरी है? हाँ, इसका डालना इसलिए जरूरी है कि जो खासतौर से जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं जहां पर ज्यादातर इसी तरह के मरीज आ रहे हैं, तो हमको सब मरीजों को जिनको भी हम ऑपरेट करेंगे, इमरजेंसी हो, सेमी इमरजेंसी हो या इलेक्टिव हो, बाद में हमें उन सबको अलग से कंसेंट ये लेना पड़ेगा कि वो हो सकता है कोरोना पॉजिटिव हो जाए, तो ये उनको प्रिकॉशन बताना जरूरी है। डॉक्टर मिश्रा, ये तो इमरजेंसी की बात हो गई। रूटीन पेशेंट या सेमी इमरजेंसी पेशेंट्स है, तो उसमें क्या इसकी प्रिपरेशन, सर्जरी की रिलेटेड प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन कुछ अलग से करेंगे आप? क्या सजेशन है आपको? नहीं, रूटीन पेशेंट को तो हम ऑपरेट नहीं कर रहे हैं और नहीं भी करना चाहिए। इनको सबको जानकारी है, सब अपना ऑपरेशन तारीख आगे बढ़ा रहे हैं और हम हमारा तरफ से भी प्रोएक्टिव होकर सबको टेलीफोन करके बता रहे हैं, इसको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका ऑपरेशन वेट कर सकता है। ठीक है, एक एश्योरेंस देना बहुत जरूरी है। मरीज को पता नहीं है ऑपरेशन का कितना जरूरी है कि नहीं है, ये बताना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है, आप तो वेट कर सकते हैं और इस टाइम में ऑपरेशन तो संभव नहीं है और खतरनाक भी है। दूसरी एस्पेक्ट ये है जो सेमी इमरजेंसी, जैसे कैंसर पेशेंट है। कैंसर पेशेंट का कुछ कैंसर होते हैं जिनकी प्राइमरी ट्रीटमेंट सर्जरी है और जितना सर्जरी जल्दी होगा इतना अच्छा उनको प्रोग्नोसिस होगा। इस केस को हम सेमी इमरजेंसी कैटेगरी में रखते हैं और उनको हम करना चाहिए। उसके लिए हमारा अस्पताल का प्रोटोकॉल यही है जो हम उसको टेकअप करेंगे और उसके लिए हम पहले कोविड टेस्ट का रिपोर्ट इंतजार करेंगे, क्योंकि कोविड टेस्ट जैसे अभी बताया गया है 10 घंटा लग सकता है, इसमें 1 दिन लग सकता है, वेट कर सकता है मरीज। ये टेस्ट लेके जाएंगे और प्रिकॉशन जैसी आप नॉर्मल ऑपरेशन करते हैं ऐसे ही करिए कि अगर कोविड नेगेटिव है विद नॉर्मल प्रिकॉशन आप उसको कर सकते हैं जो सर्जरी में थिएटर में किया जाता है। मगर जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट में जरूरी ये है, चाहे वो इमरजेंसी है, हो सकता है वो ट्रैवल भी किया सकता है। तो ये हिस्ट्री में कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। वहां पे हम सहयोग चाहेंगे मरीज का और रिश्तेदार का, जैसे आपने अभी बताया गया कॉन्सेप्ट में, वहां पे भी कॉन्सेप्ट इसी तरह लेना चाहिए और उसको सब लोग सच बोलना चाहिए। और इसी तरह का सस्पेशन है तब आप ये लेके चलिएगा ये कोविड ही है, जब तक वो नेगेटिव नहीं आता है। ठीक है, जेहेतु हमें उसको टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव है कि नहीं है देख रहे हैं, तो हम थोड़ा सा उसका एश्योरेंस ये है जब नेगेटिव है, टेस्ट नेगेटिव बोल दिया है, तो हमने इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। सक्सेना सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने अभी बात किया पेशेंट को इमरजेंसी या सेमी इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए जब लेते हैं तो उनके लिए क्या कुछ अलग आपको प्रिपरेशन चाहिए होता है? उनके लिए क्या जो ओटी है, ओटी में अभी बहुत नेगेटिव सक्शन ओटी, अलग एयर हैंडलिंग यूनिट की बातें चल रही है वर्ल्ड वाइड,
तो इसके बारे में आपका क्या राय है? आपको क्या लगता है जितना स्टाफ है सबको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की जरूरत पड़नी चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इसके बारे में हम आपका राय जानना चाहते हैं। दो चीजें बोलना चाहूंगा। जो कन्वेंशनल थिएटर्स हैं आज की तारीख में जितने भी हैं सब पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन चल रहे हैं, और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के माने ये होते हैं कि थिएटर के अंदर की हवा तो बाहर जाएगी, बाहर की हवा थिएटर के अंदर नहीं आ सकती। जब हम कोविड पॉजिटिव पेशेंट को ऑपरेट करते हैं तो हमें थिएटर के अंदर की हवा भी बाहर नहीं भेजनी है, क्योंकि वो बाहर जाके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और फैलाएगा, इन्फेक्शन फैलने की संभावना होती है। इसलिए ये पॉजिटिव प्रेशर नहीं, नेगेटिव प्रेशर एटमॉस्फेयर में सर्जरी होनी है। नाउ सबके एयर हैंडलिंग यूनिट जो एयर कंडीशनिंग के होते हैं वो इसके लिए उपयुक्त नहीं होते। इस स्थिति में विकल्प क्या बचता है? विकल्प ये बचता है कि आप एयर कंडीशनिंग को स्विच ऑफ कर दें ताकि पॉजिटिव प्रेशर जनरेट नहीं होगा। हाँ, अगर पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पहन रखा है तो इतनी गर्मी लगेगी एसी के एब्सेंस में कि आपका ऑपरेट करना दूभर हो जाएगा, पूरे स्टाफ को बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए एक बड़ा छोटा सा विकल्प है, थोड़ा खर्चा होता है इसमें, लेकिन वो बहुत आसान चीज है। एयर कंडीशनिंग टावर जो मिलते हैं, 2-2 टन के एयर कंडीशनिंग टावर एक थिएटर के अंदर लगा दिए जाए तो तापमान और ह्यूमिडिटी कंट्रोल रहेगी, टीम को गर्मी लगने नहीं पाएगी, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन नहीं होगा वहां पे उस ओटी के अंदर, और संक्रमण मिनिमाइज होता है। ये तो हुई एक बात। दूसरी चीज, जो स्टाफ आपका ओटी में काम करने के लिए आ रहा है उसके लिए संक्रमण रोकने के लिए आपने क्या विकल्प किया? सबसे बड़ा खतरा ये होता है, जैसा अभी मैंने पिंपरी वाले केस के बारे में आपको बताया था, कि एक मरीज 40 लोगों को प्रदूषित करेगा, 20 से 40 लोगों को, और ये जब घर जाएंगे तो हर आदमी के घर में ऑन एन एवरेज अगर 5 लोग हैं तो एक मरीज सीधे सीधे 200 लोगों को संक्रमित कर रहा है। ये महामारी इतनी बड़ी है और इतनी विषैली है कि आपको इससे हर सूरत में बचाव करना है। आज की तारीख में इलेक्टिव सर्जरी को रोकने का अभिप्राय भी क्या है? हिंदुस्तान में एक मरीज के साथ 3 रिश्तेदार कम से कम चल के आते हैं, और अगर 4 फालतू आदमी अस्पताल में घुसे, उनका पोटेंशियल है कंटेमिनेशन का, वो बाहर जाके हर एक आदमी अगर 5-5 लोगों को भी कंटेमिनेट करेगा तो आपका सोशल डिस्टेंसिंग वाला फॉर्मूला तो कोलैप्स कर गया, उसको कोलैप्स नहीं करने देना है। वो इस समय हमारा सबसे बड़ा हथियार है कोविड की लड़ाई में, सोशल डिस्टेंसिंग एंड प्रिवेंशन। कि आप पब्लिक में जाए तो मास्क का इस्तेमाल करें, फासला बना के रखें, हाथ ना मिलाएं, किसी चीज को छुए नहीं, तो आप बचे रहें। और हमारे लिए अस्पताल में सबसे बड़ा दारोमदार ये है कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उनको हम सुरक्षित रखें, उनको कहीं से भी संक्रमित ना होने दें। क्योंकि जो बात कर रहे थे, मैन पावर अगर कंटेमिनेट होनी शुरू हुई तो अस्पताल कोलैप्स कर जाएंगे, बंद हो जाएंगे, बाकी मरीजों को देखने वाले लोग कहां से लाएंगे। इसलिए केवल वो करें जो अत्यंत आवश्यक हो, जीवन बचाने के लिए आवश्यक है, उतना काम किया जाए। इसके सिवाय बाकी सब चीजों पे फिलहाल ब्रेक लगा दी जाए। आपको एक बात और पूछना चाहूंगा, जो ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया टेक्निक्स में आपको स्पेसिफिक प्रेफरेंसेस होनी चाहिए इस दौरान? कोविड इन्फेक्शन में एरोसॉल कंटेमिनेशन, ड्रॉपलेट कंटेमिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सबको मालूम है। जो भी ऑपरेशन जनरल एनेस्थीसिया के अंदर किया जाता है, जिसमें कि अनइंटेग्रेटेड ट्यूब डालते हैं या ट्यूब ना भी डालें अगर टिक्का के अंदर, तो उसके अंदर बेहोशी करते समय जो मास्क लगाएंगे उससे, और जब बेहोशी से वापस लाते हैं मरीज को उस समय उसको खांसवाते हैं ताकि देख ले उसकी रेस्पिरेटरी एफर्ट्स ठीक हैं या नहीं है, उसको शिफ्ट करने के पहले। ये सारे मौके ऐसे होते हैं जिसपे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है। अगर हो सके, अगर मरीज की स्थिति और रोग की स्थिति आपको इस बात की इजाजत देती है कि आप ये ऑपरेशन रीजनल एनेस्थीसिया में कर लें, तो उससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। जहां रीजनल में करना संभव नहीं है और जनरल एनेस्थीसिया देने की आवश्यकता है, वहां पे एनेस्थेटिस्ट को और पूरी टीम को एरोसॉल प्रोटेक्शन के सारे प्रिकॉशंस देने पड़ेंगे। वाइजर वाला मास्क चाहिए, कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ द फेस एंड ब्रीदिंग एयरवे इज अ मस्ट, ताकि किसी को भी सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। आप जो एनर्जी डिवाइसेस हम लोग सर्जरीज में यूज करते हैं, कॉटर यूज करते हैं, बाइपोलर, मोनोपोलर और नए नए बहुत से एनर्जी डिवाइसेस है, इसके यूज के बारे में भी कोई अलग प्रिकॉशन होनी चाहिए इस दौरान? एक प्रिकॉशन है, जो एनर्जी डिवाइसेस जब हम यूज करते हैं, जैसे डायथर्मी, मोनोपोलर डायथर्मी है, इसमें स्मोक बहुत
कटिंग करंट करेंगे तो स्मोक और ज्यादा निकलेगा, कोएगुलेशन करंट में थोड़ा कम होता है, ब्लेंड में थोड़ा कम होता है। लेकिन ये जो स्मोक जनरेट होता है, ये स्टडीज ने दिखा दिया है, इसके अंदर पार्टिकल कंटेमिनेशन होता है जिसकी वजह से संक्रमण फैल सकता है। तो सर्जन को चॉइस यहाँ पे लिमिट हो जाती है। अगर डायथर्मिक यूज करनी है तो मोनोपोलर की बजाय बाइपोलर इस्तेमाल करें, जिसमें सबसे कम स्मोक जनरेट होगा। ये अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस जो हैं, इनके अंदर भी पार्टिकल जनरेशन बहुत ज्यादा होता है अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन की वजह से, अवॉइड करें। आपके लिए बेस्ट बेट है या तो पुराने तरीके से हर चीज को बांधते चलें, एनर्जी डिवाइसेस का इस्तेमाल ना करें, और अगर करना आवश्यक है तो बाइपोलर डायथर्मी का इस्तेमाल करें, जिससे कि संक्रमण कम से कम। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में बहुत मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज करते हैं पेशेंट की बेनिफिट के लिए, लाइक लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज किडनी के लिए, एंडोस्कोपिक सर्जरीज, न्यूरो सर्जरीज में। आपको क्या लगता है इस एरा में मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी एक बेटर ऑप्शन है क्या? इनका प्रोज एंड कॉन्स क्या है, इसके बारे में आप बात करना चाहेंगे तो व्यूअर का भी फायदेमंद है। संजय, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें हम अगर 2 या 3 तरीके से सर्जरी का डिवीजन करें तो एक तो ओपन सर्जरी होती है, जिसके लिए डॉक्टर सक्सेना ने अभी सबसे अच्छा बताया, कॉटली के बारे में भी बताया, और ये भी बताया कि आइडियल ऑप्शन ये है कि हम लीडर को बांध दें, एनर्जी डिवाइस कम से कम यूज करें। लेकिन अगर हमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करनी है या रोबोटिक सर्जरी करनी है या किसी किस्म का एंडो-यूरोलॉजिकल प्रोसीजर करना है, तो उसमें हमें विशेष प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। खास बात यह है कि जो लैप्रोस्कोपी में हम पोर्ट्स डालते हैं, तो उनमें से जो गैस का एग्जिट होता है वो पोर्ट को ओपन करके बीच में या सक्शन के थ्रू होता है, जिसके थ्रू संक्रमण का काफी चांस है। तो उसमें काफी सारे प्रिकॉशंस सजेस्ट करे गए कि जहां से गैस इंसफलेट करते हैं वहां कैसे प्रेशर रखना चाहिए, जब हम इंसफलेटर को हटाते हैं और उसके बाद हम मान लो उसे दूसरे पोर्ट में लगाते हैं तो क्या करना चाहिए, वो काफी सारे टेक्निकल चीजें हैं। तो वो हमको अगर हम सबका ध्यान रखें तो उसको ठीक से कर सकते हैं। एक एयर सील का सिस्टम आता है, वो पहले इतना कॉमन नहीं था, जब से रोबोटिक सर्जरी आई तब से वो सिस्टम अब काफी प्रचलित हो गया है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि हम जहां तक हो सके, क्योंकि अब ये संक्रमण पैंडेमिक कब तक चलेगा ये हम लोगों को अंदाजा नहीं है, तो हम अगर एयर सील का सिस्टम यूज करें जो कि पोर्ट में ही लग जाता है, और उससे सारा का सारा जो एरोसॉल जिसकी बात हुई जनरेशन की या वायरस पार्टिकल्स की बात हुई, तो वो विद इन ए कंटेन्ड सिस्टम रहेंगे, वो ऑपरेशन थिएटर का एटमॉस्फेयर नहीं। लेकिन इस समय सजेस्टेड यही है कि जहां तक हो सके हम लोग ओपन सर्जरी की बहुत ज्यादा। आपके व्यू पॉइंट में क्या कुछ अलग पॉलिसीज होनी चाहिए, उनको आइसोलेट करनी चाहिए, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है पोस्ट ऑपरेटिव में, उनको क्या अलग कोई प्रिपरेशन लेनी चाहिए? और ये भी पूछना चाहूंगा कि ऑपरेशन के बाद जो ओटी थिएटर्स है और इक्विपमेंट्स है, उनको स्टेलाइज करने के लिए कोई अलग टेक्निक यूज करनी चाहिए अगर कोविड पेशेंट्स हो या सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट्स हो? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न को 2 भाग में बांट दिया जाए। एक तो नॉन कोविड पेशेंट्स है, जो कि आपने अभी बात किया हुआ है, जो सेमी इमरजेंसी केसेस का है, और एक कोविड ग्रुप का है। तो नॉन कोविड जो है उनके लिए कोई स्पेशल प्रिकॉशन नहीं चाहिए, जैसे आप पोस्ट ऑपरेटिव मैनेज करते हैं करीब। उनका स्टेरिलाइजेशन भी इसी होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट का सर्जरी के बाद। बट जो कोविड पेशेंट्स है उसके लिए पर्सनल प्रोटेक्शन डिवाइसेस होने नहीं, जितने हेल्थ वर्कर्स हैं आईसीयू में कि पोस्ट ऑपरेटिव कवर रूम में, इनको सबको ये पहनना पड़ेगा, पर्सनल प्रोटेक्शन डिवाइस को पहनना पड़ेगा। उसके लिए स्पेशल रिकमेंडेशंस है, गाइडलाइंस बहुत इसको मिला हुआ है कि इसे हैंडल करना है। आपको कोई भी जो शेप एरोसॉल में या ड्रॉपलेट का इन्फेक्शन आता है, वाइजर पहनना पड़ेगा। सब प्रोटेक्शन डिवाइस इस हिसाब से तैयार किया गया है कि कहीं से कंटामिनेशन ना हो, और उसके लिए स्पेशल वार्ड होना चाहिए। जैसे हम एजीपीजे में हमने कोविड रिलेटेड जितना है उसको अलग हॉस्पिटल में रखा हुआ है, और बाकी जैसे नॉन इमरजेंसी अलग हॉस्पिटल है। तो इसमें कोई मिलावट नहीं है हॉस्पिटल का कि कंटामिनेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स और एनीथिंग लाया जाए। और इंस्ट्रूमेंट का जो स्टेरिलाइजेशन वगैरह बात किया आपने, वो जिस नाम स्टेरिलाइजेशन हम करते हैं वो सेम फॉर कोविड और नॉन कोविड पेशेंट्स। तो एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि एसजीपीजे में ऐसे कोई ओटी बनाया गया जो ओटी कोविड पेशेंट के लिए अलग हो? हाँ, इसका ऊपर विचार विमर्श किया गया है।
तो ओटी का प्रोफेसर सक्सेना ने बताया हुआ है ओटी का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, तो उसी हिसाब से कोविड हॉस्पिटल में ओटी का प्रबंधन किया गया है। और अब जो नॉन कोविड हॉस्पिटल जहाँ सेमी इमरजेंसी ये करना चाहते हैं वहाँ से भी हम कोशिश करेंगे ऑप्टिमाइजेशन ऑफ दी ऑपरेशन थिएटर उसी हिसाब से किया जाए। जाते मान लीजिए कोई कोविड पेशेंट बाद में डायग्नोसिस हो गया है जिसका डायग्नोसिस पहले नहीं था, तभी हम उसको इनिशियल प्रिकॉशन लिए हुए हैं इन टर्म्स ऑफ एयर कंडीशनिंग, इन टर्म्स ऑफ दी मैन पावर मोबिलाइजेशन एवरीथिंग। इसको प्रिवेंशन करना बहुत जरूरी है। अननेसेसरी मैन पावर की जरूरत नहीं इसके अंदर। सेम प्रिंसिपल ऑल्सो फॉलोड हियर, बिकॉज 100% कभी भी कह नहीं सकते जो हम नॉन कोविड हॉस्पिटल को बता रहे हैं कि वहां से कोविड पेशेंट नहीं आ गया, तो हमको एक उसका भी प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। सो जैसे हम सारे रूटीन ऑपरेशन को बंद किए हैं, इसी तरह हम एक ऑपरेशन 2 ऑपरेशन थिएटर्स रखा जाए सारी स्पेशलिटी के लिए। मैन पावर भी ऑप्टिमाइज किया जाए, जितनी प्रोटेक्शन डिवाइसेस है उसको भी ऑप्टिमाइज किया जाए। सो इसका बहुत कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कुछ पेशेंट ऑपरेट हो गए, पता लगा बाद में कोविड हो गए, उसका मतलब पूरा ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स से आपको सीज करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ दैट अगर आपने 1-2 ऑपरेशन थिएटर आइडेंटिफाई किया हुआ है तो पता भी लग ही जाता है बाद में, तब आप सिर्फ इसी जगह सील कर सकते हैं। हम लोग एक्सपर्ट से बात करके बहुत नए नए बातें जान पाए, बहुत देयर ओपिनियन व्यू पॉइंट्स हम समझ पाए। तो मैं अगर समराइज करना चाहूँ तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें ऐसे हैं कि इलेक्टिव सर्जरी जितना पॉसिबल है पोस्टपोन किया जाना चाहिए। जो भी इमरजेंसी सेमी इमरजेंसी सर्जरी हम करते हैं उसमें कोविड टेस्टिंग का पॉसिबिलिटी अगर हो, अगर फैसिलिटीज अवेलेबल हो, सारे पेशेंट को कोविड टेस्टिंग करनी चाहिए। जब कोविड टेस्टिंग नहीं पॉसिबल होता है तो हम उस पेशेंट को कोविड पॉजिटिव की तरह ही ट्रीट करें और हम मैन पावर को जितना मिनिमम पॉसिबल है उतना मिनिमम यूटिलाइज करें। के अलावा 2 बातें और बहुत इंपॉर्टेंट सामने आई है। एक तो राजन सर ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि एज पॉसिबल एज रीजनल एनेस्थेसिया का इस्तेमाल करें, जनरल एनेस्थेसिया अवॉइड करें और एक मिनिमल इन्वेसिव एंड एंडोस्कोपी सर्जरी एज पॉसिबल एज ना करें, एज पॉसिबल एज ओपन सर्जरी करें। राजन सर आप कुछ फाइनल कुछ मैं एक छोटा सा परामर्श और देना चाहूंगा क्योंकि सर्जन इसमें काफी सुनने वाले लोगों को फायदा पहुंचेगा। ऐसा कोई ऑपरेटिव प्रोसीजर नहीं है जो केवल लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी से हो सकता है और ओपन सर्जरी से नहीं हो सकता। कोविड एरा में इस समय लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी को भूल के पुराने जमाने में चलना होगा, क्योंकि सेफ्टी न सिर्फ पेशेंट की, न सिर्फ डॉक्टर की, बल्कि और तमाम पैरामेडिकल स्टाफ की सबसे इंपॉर्टेंट है इस दुविधा की घड़ी में। अगर वो संक्रमित हो गए तो अस्पताल के अस्पताल बंद हो जाएंगे। हमें कैसे भी उसको रोकना। बहुत ही बढ़िया जानकारी दी गई है। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये मैसेज हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम ऐसा ना सोचें इस डिस्कशन के बाद में कि सब लोगों को केवल इमरजेंसी सर्जरी ही करनी चाहिए, इलेक्टिव सर्जरी को बहुत आगे तक के लिए पोस्टपोन करें। हम लोग के कहने का और बताने का ये मकसद है कि कोविड और नॉन कोविड हॉस्पिटल्स को डिफरेंशिएट किया जाए, एरियाज को डिफरेंशिएट किया जाए। हम लोग ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि इस समय केवल हम इमरजेंसीज और सेमी इमरजेंसीज करेंगे, क्योंकि ये पीरियड लंबा चल। सो इसी के साथ मैं राजन सर, डॉक्टर मिश्रा सर एंड डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव सर का धन्यवाद करना चाहूंगा अपना कीमती समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। Stay safe, stay happy. Thank you so much.